Dear students, good morning. Today we are going to study about the same chapter poverty as a challenge. इसमें हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? वल्नरेबिलिटी पढ़ी थी, सोशल एक्सक्लूजन पढ़ा था। अब हम पोवर्टी लाइन की बात करते हैं। व्हाट इज पोवर्टी लाइन? बेसिकली पोवर्टी लाइन मतलब एक गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा सरकार कैसे डिटरमाइन करती है उसको हम जानेंगे आज इस पूरे लेक्चर में। क्योंकि ये जैसा आप मैथ्स में कोई लाइन या रेखा जो पढ़ते हो वो ये नहीं है। पोवर्टी लाइन एसएसटी का आपका एक टॉपिक है जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी सरकार की स्कीम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आप जानते हो सुनते हो, ऑल आर रिलेटेड टू समवेयर पॉवर्टी लाइन। आपके गांव में भी देखते होगे जो आपको एक कार्ड मिलता होगा जिसके थ्रू आप जा करके पीडीएस सिस्टम में जा करके आप वो लेते होगे, कोटा लेते होगे। तो उसमें कार्ड में कैसे होता है, पोवर्टी लाइन को एपीएल बीपीएल ऐसा कार्ड दिया जाता है ना। एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे किया जाता है? बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। इनकम और कंजम्पशन लेवल क्या है? इससे हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आप घर में रहता है, पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। ये देखिए, जहाँ तक मैंने आपको ये रेड, जहाँ तक ये अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार तब पॉवर्टी लाइन में कहा जाएगा जब एक निर्धारित लेवल से नीचे उसका इनकम और कंजम्पशन लेवल हो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमें मुख्य आवश्यकताएं क्या होती हैं लाइफ की, जीवन की। नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, व्हाट इज द नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड ऑफ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, नेसेसरी आवश्यकताएं अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे स्थान से स्थान पे वेरी करती हैं। कैसे वेरी करती हैं? जैसे कोई सऊदी में है, अब सऊदी या जो गर्म देश है, वहाँ पे एसी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसे कंट्रीज, जैसे मैं सऊदी में बात करूँ तो सऊदी में एसी या कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वहाँ का कोई व्यक्ति जो कार नहीं रखा होगा वो गरीब की श्रेणी में आता होगा। अमेरिका में कोई व्यक्ति कार नहीं रखा होगा तो गरीब की श्रेणी में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि इंडिया में किसी के पास कार नहीं है तो गरीब है, वो मिडिल क्लास फैमिली कहलाती है, या वो भी रिच हो सकते हैं, है ना। तो दिस डिपेंड्स ऑन द प्लेस टू प्लेस, देयरफॉर पॉवर्टी लाइन may vary from time and place. Each each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. जैसे हर कंट्री का अपना अपना एक पॉवर्टी लाइन है जिसको उन्होंने इमेजिनरी लाइन बना के ड्रॉ कर रखा है कि भाई इतना लेवल के अंदर जो आएगा वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है, इतने लेवल से अंदर जो आएगा वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। तो उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे तो वो कार वाला एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? पहला, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, कम से कम उसको खाने की कितनी आवश्यकता, अगर अकेला है तो अकेला, परिवार है तो परिवार में। क्लॉथिंग, कपड़े, फुट बियर, पैर में जूता शूज चप्पल जो भी है। फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि उसको एक टैबलेट खरीदना है तो उस टैबलेट को खरीदने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। आर डिटरमाइंड फॉर सब्सक्राइब, द फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेज इन रुपीज। अच्छा, जो जो जरूरत के सामान है उनको हम अगर रुपीज में मल्टीप्लाई करें तो खाना, कपड़ा, मकान, शेल्टर, इन सब को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, एक निश्चित निर्धारण कर रखा है ना। तो उसी में खाने में जैसे कैलोरीज, अब कैलोरी कितनी कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो रूरल एरिया के व्यक्ति को 2400 कैलोरीज चाहिए अपने दिन भर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। उसको 2400 कैलोरी चाहिए, रूरल इंडिया मतलब जो ग्रामीण या गांव के लोग होते हैं, और 2400 चाहिए। और जो अर्बन होते हैं उनको 2100 चाहिए कैलोरी। अब कैलोरी क्या है?
ऐसे जानने के लिए समझ लीजिए कैलोरी समथिंग लाइक फ्यूल ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी में जितना फ्यूल होगा आप उतने देर तक, गाड़ी में जितना फ्यूल होगा उतने देर तक गाड़ी चलेगी। इन द सेम वे कैलोरी मतलब फ्यूल। हम जो चीज़ भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैलोरी प्रोवाइड कराती है। किसी में वही चीज़ कैलोरी ज़्यादा होती है, जैसे सब्जियों में, फ्रूट्स में, हेल्दी फ्रूट्स जो होते हैं इन सब में, और किसी में वही कैलोरी बहुत कम या ना के बराबर होती है या नहीं होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। तो हम लोग, हमारा जो शरीर है जो दिन भर काम करता है, जैसे एक टीचर अपना काम करता है, कंप्यूटर का व्यक्ति अपना काम करता है, कोई अगर एक किसान है तो अलग काम करता है, तो सैनिक है तो अलग काम करता है, तो उनके काम को ध्यान में रखते हुए सबके बॉडी की नीड अलग अलग है, कितना कैलोरी कितना फ्यूल आपको अंदर से चाहिए उस काम को करने के लिए। तो वो कहलाती है कि उसकी जो नीड है कैलोरी की, उसको एवरेज बनाया गया, सबका मिला करके एवरेज बनाया। तो एवरेज ऑफ इंडियन रूरल एरिया का जो एवरेज आया कि वही 2400 कैलोरी मिल जाए, वो उसके बाद सही हो जाएगा सब, वो हमारा पूरा दिन निकाल देगा। क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी करने में भी हमको कहीं ना कहीं हाथ हिलाना है, मुंह से बोलना है, चलना है, देखना है, सुनना है ना, इवन सोना भी है, तो वो सब में कैलोरी खर्च होती है। और अगर कुछ फिजिकल वर्क कर दिए तो और कैलोरी खर्च होती है, बर्न होती है। तो गाड़ी चला दिए, साइकिल चला दिए, चल दिए, तो उसमें कैलोरी बर्न होती है। तो हमको उतना इनपुट चाहिए। तो एक एवरेज साइंटिस्ट ने मिल करके निकाला कि भाई अगर 2400 कैलोरी पर पर्सन मिल जाए तो वो हमारा काम बना देगा पर डे, अगर खाली मिल जाए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जल्दी कहीं आया था कि हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन। तो लोग 2400 लगा के गए, लेकिन इसमें दो बातें हैं। 2400 तो पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज है, और पर पर्सन है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, और वो भी कहाँ है, रूरल एरिया में। लेकिन दूसरा वाला जो है 2100, ये पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया में। इसका जो कैलोरी हो कितना है, 2100 रिक्वायरमेंट है। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क, जो रूरल एरिया के लोग होते हैं ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। The monetary expenditure per capita needed for buying these calories requirement in terms of food grains। अब क्या कर रहा है, द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चे हैं वो पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दोज कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब हमको जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी के लिए अनाज चाहिए होगा, उस अनाज की कितनी कीमत होती है उसको भी प्राइस में ऐड कर रखा गया है, और ये फिक्स नहीं होती है, ये पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। तो अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है इन सबको जोड़ करके भारत सरकार ने एक डेटा बनाया। क्या बनाया 2011-12 में, एक व्यक्ति एक दिन में अगर एक महीने में अगर 816 रुपये कमा रहा है, 816 रुपीज़, तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉवर्टी लाइन पर कहलाएगा। उससे नीचे कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे, उससे ऊपर कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर। तो 816 रुपये बनाया, ये हो गया रूरल एरियाज के लिए। अर्बन एरियाज के लिए RS एंड द रूरल एरिया एंड द 1000 और अर्बन एरियाज, यानी 1000 रुपये बनाया किसके लिए, अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन एरिया में चीज़ें क्या होती हैं, अर्बन एरिया में चीज़ें महंगी होती हैं, तो इसलिए 1000 रुपये आ गया। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है कि हाइयर द अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज द हाई प्राइस ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारी सामानों के दाम भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे क्योंकि ये सिटी है, तो इस वजह से अर्बन एरियाज का वो कम रखा। अब क्या कह रहे हैं, इन फिर कह रहा है कि इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 a family or 5 member living in rural areas earning less than about 4080। अब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो 806 को, तो 816 को, तो आपको मिलेगा 4080। अब आप खुद सोचिए कि RS 4080 अगर पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, अगर नीड मिनिमम ऑफ RS 5000,
per month to meet their basic requirement. The poverty line is estimated periodically, primarily every 5 years by conducting simple surveys. सिंपल सर्वे कंडक्ट करा करके हर 5 साल पे ये लिया जाता है डेटा। और कराता कौन है? कराते हैं NSSO। NSSO क्या है? NSSO एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें हम पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट जितने भी सर्वे होते हैं वो सर्वे कराए जाते हैं भारत की तरफ से, जहाँ जहाँ डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लिया जनगणना हुई, वो कौन कराएगा? NSSO कराएगा। तो जहाँ जहाँ भारत सरकार को या किसी भी उसको डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो NSSO कराता है। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज के आपस के कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए, कई बार ऐसा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज देखती हैं कि भाई यहाँ पे हम अपना NSSO अपना डेटा जिस तरह से चाहे उस तरह पेश कर देते हैं, तो कई बार वर्ल्ड बैंक क्या करती है? NSSO का हेल्प लेती है, अपने लोगों का हेल्प लेती है और सर्वे कराती है और फाइनली देखती है कि एक्चुअली क्या ही सिचुएशन है किस कंट्री की। और फिर फाइनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म एवेलेबिलिटी। तो इसकी कुछ शिकायतें भी, तो इसकी कुछ सलाह और NSSO के द्वारा जब चीज़ें देखी जाती हैं, वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि वर्ल्ड बैंक देखता है कि सभी कंट्रीज़ में हम एक जैसा फॉर्मेट नहीं लगा सकते कि भाई पोवर्टी लाइन इतनी डिसाइड करेंगे, तो वो अपना एक पोवर्टी लाइन अलग बना के रखा है कि कोई भी व्यक्ति $1 पर पर्सन पर डे, अगर $1 की कीमत लगभग 70-80 रुपीज़ होगी, तो वो कहता है कि अगर $1 पर पर्सन पर डे पा रहा है तो वर्ल्ड बैंक यूज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पोवर्टी लाइन मिनिमम एबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट, तो इसके बराबर अगर है तो वो कहीं ना कहीं पोवर्टी लाइन में है। तो ये हो गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोवर्टी लाइन, डिस्कस द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि व्हाट डू यू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पोवर्टी लाइंस, व्हाट डू यू थिंक वुड यू द मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी। मतलब वही पोवर्टी लाइन के बारे में। तो पोवर्टी लाइन आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पोवर्टी एस्टिमेशन की। आप एस्टिमेशन के लिए ज़्यादा दूर ना जाके ये चार्ट देखिए। एस्टिमेशन में क्या कह रहा है? पोवर्टी रेशियो का परसेंटेज दे रहा है 1993 से 1994 में। 1993 से 1994 में आप ध्यान से देखेंगे तो 44.3 से 37.2, ये एक मिनट यहाँ से ये देखिए 44.3 से 37.2 इतना रिडक्शन हुआ किसमें? पॉवर्टी रेशियो में। रेशियो मतलब 100 लोगों में इतने लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर पाए गए। फिर 2011-12 में ये संख्या घट के 37 से तुरंत 21 पे आ गई। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे पॉवर्टी रेशियो कम होता जा रहा है, लोगों में पॉवर्टी कम होती जा रही है। इसी को नंबर ऑफ पुअर अगर देखें मिलियंस में, तो कहाँ 93-94 में 403 थे, 4 और 5 में 407 थे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। लेकिन अचानक से 2011-12 में 269.3, यानी वो लगभग 200 की गिरावट इसमें दर्ज की गई। तो 2 से 250 की गिरावट दर्ज की गई। अब कुल मिला जुला करके ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं 2011-12 आते आते चाहे गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम्स कह लीजिए, चाहे कोई ऐसी चीज़ कह लीजिए जिसकी वजह से जो पॉवर्टी थी उसमें रिडक्शन आया। जैसे कि मनरेगा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, क्योंकि मनरेगा के थ्रू कई लोगों को गांव में ही जॉब मिलने लगा, तो उससे पॉवर्टी एलिवेशन में या पॉवर्टी रिडक्शन में कमी आने लगी। अब बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है? बेसिकली पॉवर्टी एस्टिमेशन कहता है कि एस्टिमेट करो, पॉवर्टी को एस्टिमेट करो। अब जैसा कि नाम है पॉवर्टी एस्टिमेशन, इस नाम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपको, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि NSSO जो डेटा कलेक्ट करता है उससे हम डिसाइड कर लेते हैं हर 5 साल पे कि पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन क्या चल रहा है। अब बात आती है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, यूनाइटेड नेशन हुआ, इन सब लोग ये लोग कैसे करते होंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कर रखा है कि वर्ल्ड बैंक ने एक डिसाइड कर रखा है पर पर्सन पर डे, अगर वो $1 कमाता है, $1 ईच पर्सन ईच डे, तो वो उसको मान रखे हैं कि द पॉवर्टी लाइन मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट, इतने के बराबर मिनिमम अगर है $1 1 पर्सन पर डे। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम क्यों है?
तो चूंकि उस वर्ल्ड बैंक को पूरे वर्ल्ड को देख के, सारी कंट्रीज को देख करके नियम बनाने हैं, उसमें धनी लोग भी हैं, अमीर कंट्रीज भी हैं, गरीब भी हैं, मीडियोकर भी हैं। दैट्स वाई ये जो यहाँ का इंटरनेशनल एनजीओज ने जो बनाया, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि 1% 1 डे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग पुअर्टी एस्टिमेशन में देखें, एस्टिमेट कैसे करते हैं, कोई पुअर्टी एस्टिमेट कैसे होती है। तो एस्टिमेशन देखने के लिए हमको थोड़ा टेबल से जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे जो रिडक्शन बता रहा है ये पुअर्टी का 44.3 से 21.9, ये बता रहा है एस्टिमेशन कि धीरे धीरे पुअर्टी घटी है और ज़्यादा घटी है। अगर आप ध्यान से देखें, रिडक्शन 93 से 94 में और 2004-05 में आप अंतर देखिए तो यहाँ 44 थे, 37 हुआ, 37 से अचानक 21 आ गया। मतलब 94 से 2004 10 ईयर्स में सिर्फ 7% का डिक्रीजमेंट हुआ। लेकिन फिर वही 5 से 11 इधर 6 ईयर में कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है, 7 ईयर में 37 से 21% का। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप जो है 16% का डिक्लाइन इसमें हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखे। जैसे यहाँ पे आप मिलियन में देख सकते हैं, पहले 403 मिलियन पुअर, नंबर ऑफ पुअर थे, बाद में 407 होते हैं दूसरे गणना में, और थर्ड में आते आते ये 269 मिलियन पुअर, नंबर ऑफ पुअर पीपल अभी रह गए हैं। सो दिस इज एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप की। वल्नरेबल ग्रुप जो होते हैं, वल्नरेबल मतलब वही असहाय या थर्ड सेक्टर के लोग जिनको कोई कुछ पूछता नहीं है, जो अपने हक नहीं मांग सकते हैं। तो बेसिकली वल्नरेबल ग्रुप्स दो टाइप के होंगे, तो सोशल होंगे, इकोनॉमिक होंगे। सोशल वल्नरेबल ग्रुप कौन से होंगे, ऐसे ग्रुप जो सोशल तो हैं लेकिन उनकी सोशल ग्रुप जो उनका है वो सोशल ग्रुप, जैसे कास्ट, रिलीजन, इसको ध्यान में रखते हुए वो वल्नरेबल है। और उसमें ज्यादातर कौन आते हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िए कि मेजर द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब हम इसकी बात करें अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, अगर इकोनॉमिक ग्रुप की बात करते हैं तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन है, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक ग्रुप में दो टाइप का उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक में जो लोग पैसा कमाते हैं उसके हिसाब से अगर उनके इनकम के लेवल पे देखा जाए तो एग्रीकल्चरल ग्रुप जो है उसको उन्होंने नाम दे दिया कि एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। हाँ, अर्बन में जो डेली वर्क करते हैं वो हाउस होल्ड, और जो डेली वेज पे, और वही सेम चीज रूरल में कौन है, एग्रीकल्चरल लेबर है, जो खेती के उस पे काम करता है, मजदूरी करता है। Although the average of people below poverty line for all groups in India is 30 out of 40, 30 to 48 out of 100, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 48 आउट ऑफ 100 ये है बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल की संख्या। बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब एंड रूरल एरिया आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, ये जो है ये अपनी बेसिक नीड भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। सिमिलरली 47% ऑफ द कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 47% ऐसे भी वर्कर हैं जो बीपीएल की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 47% ऑफ कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन, बट अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर एंड 43% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर ऑल्सो पुअर। मतलब 43% ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है ना, इन्होंने देखा कि 43% शेड्यूल्ड कास्ट के लोग और are also the double disadvantage of being landless casual wage labor household in the social disadvantaged social groups are। कहीं ना कहीं कह रहा है कि इसका एक डबल डिसएडवांटेज है। एक तो वो क्या है, हाशिए पे है, उसकी जिंदगी हाशिए पे चल रही है ना, लैंडलेस तो है ही, लेबर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेजेस सोशल ग्रुप में हो। तो ये इसके वो है, मायने हैं। अब अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें लगा शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, ज़्यादातर शेड्यूल्ड और शेड्यूल ट्राइब की वजह से है। अगर वो ना होते तो शायद ये
मतलब कहीं ना कहीं वो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ वो ना होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर जो किताब बोलता है कि ज़्यादातर, हाँ, पॉवर्टी की जो एस्टिमेशन है या पॉवर्टी के जो इश्यूज हैं वो इन्हीं दो कास्ट के साथ में ज़्यादा है। सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउसहोल्ड ऑल द अदर थ्री ग्रुप्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल के अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर एंड द अर्बन कैजुअल लेबर। देखो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर भी किसी ना किसी कास्ट को ही बिलोंग करता होगा, लेकिन इन्होंने तीन कैटेगरी में बांट रखा है। शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि आप सीधे सीधे कास्ट लिख रहे हैं ना, सम रिसेंट स्टडीज, तो कहना एक तो शेड्यूल्ड कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर। रूरल एग्रीकल्चरल लेबर का मतलब वो भी तो शेड्यूल हो सकता था, लेकिन इन्होंने लिख दिया, तो पढ़ते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लेबर मतलब उसके खेत पे, किसी के खेत पे जो काम करे, एग्रीकल्चर लेबर जिसको बोलते हैं, बुआई में, कटाई में। एंड द अर्बन कैजुअल लेबर, और अर्बन एरियाज में, शहरों में कैजुअल लेबर मतलब ऐसे लोग जो कैजुअल हो, जो मिट्टी का भी काम कर ले, गारा का भी काम कर ले, ईंटे का भी काम कर ले, हर टाइप के काम कर ले, जा करके मजदूरी कर ले, तो उसको कैजुअल लेबर बुलाते हैं। तो इनकी पॉवर्टी में 1990 से गिरावट आनी, डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी इन 1990, यानी हैव सीन ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी, इनकी पॉवर्टी में कमी आई है। अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप, अब इस सोशल ग्रुप को अगर हम हटा गए, इनकम विथ अ फैमिली इन पुअर फैमिली आर सफर बट सम सफर मोर देन अदर। पुअर फैमिली में दो चीज होती है, वहाँ की महिलाओं को उतना ज्ञान या उतना स्पेस नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। लड़का होगा तो कुछ दिन बाद कहेंगे तुमको स्कूल भेजेंगे, लेकिन लड़कियों को स्कूल भेजने की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। लड़कियों को या महिलाओं को खाली घर का काम दे दिया जाता है, उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा जाता। बूढ़े लोगों को भी मेन सफ़र करते हैं वुमेन एंड एल्डरली पीपल, एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, और फीमेल लोगों को इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स होते हैं, जैसे मान लिया तालाब है, पानी लाना है, या कोई भी चीज़ है, जो भी रिसोर्स संसाधन है, उस पर उनको इक्वल एक्सेस नहीं दिया जाता है, साथ ज़्यादातर महिलाओं को। तो एक तो खुद भी पुअर, पुअर में उनकी कंडीशन और पुअर, तो इसको क्या कहेंगे, इस वर्ड को हम कहेंगे कि इनइक्वलिटी है यहाँ पे। फिर आप सही नहीं है, ये इनइक्वलिटी कर रहे हैं आप। एक बच्ची के लिए, लड़की के लिए दूसरी सोच रख रहे हैं, लड़के के लिए दूसरी सोच रख रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का मतलब, अब वहाँ जाके कोई एक परिवार हो तो, एक गांव हो तो हालत सुधार दे, बट लगभग ये सभी गाँव में, सभी जगहों पे फैला हुआ है। तो इनको एक कम्युनिटी ने नाम दे दिया कि इनका नाम रहेगा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। क्यों? क्योंकि आप जो है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं ही। आप एक तो पुअर फैमिली में भी हैं, ऊपर से आपको जो मतलब आपकी एक्सेस है वो डिनाइड है, आपको जो रूल्स रेगुलेशन चाहिए वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। क्यों? क्योंकि गरीब तो थे, उसमें भी गरीब फैमिली में आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा है बोलने का, आपको अलग अलग काम दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद अगला जो हमारा वो था इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में हम क्या थे, यहाँ पे है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्रा। मतलब इन सब कंट्रीज में बहुत जल्दी ही, बहुत अधिकारी जल्दी से इसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में, इन सब कंट्रीज में इनके जो स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्रीज नहीं स्टेट्स, अगर हम इन स्टेट्स को हम कंपैरिजन करें, आंध्रा को, तमिलनाडु को, गुजरात को, वेस्ट बंगाल को, पंजाब को, हरियाणा को, तो ट्रेडिशनली इनके यहाँ पे पुअर्टी धीरे धीरे कम हो रही है। किसी स्टेट में ज़्यादा कम हो रही है, किसी स्टेट में कम हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि किसी स्टेट का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ज़्यादा है, किसी का कम है। जैसे केरला एग्जांपल ले लेते हैं, केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो केरला ने क्या किया, अपने यहाँ के लोगों में स्किल दे के, ट्रेनिंग दे के, नॉलेज दे करके अपने एचआर को उन्होंने, यानी ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छा कर लिया। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म किए गए, मतलब जमीन सुधार कार्यक्रम किया गया, उससे भी पॉवर्टी जो है कम हुई, है ना। तो पॉवर्टी कम करने के लिए सरकारों को आगे आना पड़ेगा, स्टेट्स को। इन आंध्र प्रदेश द तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। आंध्रा में भी क्या हुआ, वहाँ का फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो तरीका था, पीडीएस जिसको कोटा आप गाँव में बोलते हैं, उसके वजह से बहुत सारे इंप्रूवमेंट है। इवन यूपी में भी
बहुत सारा पहले से अभी जो स्थिति है वो पुअर्टी की काफ़ी बेटर है। और धीरे धीरे बेटर होना भी होता है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे स्कीम लाती है। जैसे आज 2014 में जब स्कीम आया था मनरेगा का, वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम कांग्रेस की गवर्नमेंट में आई थी, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा एक ये लाया, जिसकी वजह से गांव में ही गरीबों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। एम्प्लॉयमेंट मिला तो रोजगार मिला, तो पैसे आए, पैसे आए तो उससे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए आगे बढ़े। ऐसे ही ठीक इस टाइम पे भी सरकार अच्छा कर रही है कि जैसे पीडीएस सिस्टम के थ्रू गांव में गरीबों को खा एक न्यूट्रिशनल चीज़ें दिलाई जा रही है, दाल दिलाए जा रहे हैं, तेल दिलाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी खुल चुके हैं, आंगनबाड़ी में बच्चों की व्यवस्था अच्छे से की जाती है। उससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया होता है। पर अगर आप खराब भोजन करेगा एक स्टेट का व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं वो तो बीमार होता है, उसकी फैमिली बीमार होती है, उसके साथ साथ उसके स्टेट के ऊपर असर आता है, उसका स्टेट गरीब होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अकेले नहीं बीमार हो रहा है। अगर वैसे 1 लाख लोग बीमार पड़ गए, इसका मतलब 1 लाख लोग काम करने वाले कम हो गए उस स्टेट के। तो 1 लाख लोग काम करने वाले कम हो गए, तो 1 लाख लोग मतलब कमाने वाले कम हो गए, जो उस स्टेट के लिए कमाते। भाई कमाने का मतलब आप अपने फैमिली के लिए कमाते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप खर्चा करते हैं जब अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने लोगों, वो कहीं ना कहीं स्टेट के लिए कर रहे हैं आप। वो पैसा स्टेट के पास जाता है, वो पैसा सरकारों के पास जाता है, वो टैक्स होता है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार आपसे फिर आगे बढ़ के पैसा कमाती है। तो या उस पैसे का उपयोग करती है, तो वो धीरे धीरे पूरा स्टेट डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब हम लोगों को जाननी चाहिए कि कहीं ना कहीं पुअर्टी रिड्यूस करने में सभी स्टेट्स का अपना अपना योगदान हुआ, और इस वजह से पुअर्टी रिड्यूस करने में ये सहायता मिली। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी ऐसे होती है, इसको हमने पुअर्टी के थ्रू देखा। अब हम ग्लोबल पुअर्टी सिनेरियो देखेंगे। अभी तक हम सिर्फ स्टेट का देख रहे थे, अब हम पूरे कंट्रीज का, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके आपस के जो कंपैरिजन है वो करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।